नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर फर्स्ट जो है वो हम शुरू करेंगे, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो इसमें हम फूड और ह्यूमन हेल्थ जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जो 4 चैप्टर पढ़े हैं वो केमिस्ट्री वाले पोर्शन से रिलेटेड थे, 5th, 6th, 7th एंड 8th चैप्टर। अब इसमें पहले जो शुरू के 4 चैप्टर हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। इसमें पहला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ये एक नॉर्मल थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें कुछ नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है या याद करनी है, जो नोट्स वगैरह के रूप में आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आप उनको अपनी कॉपी में नोट करके और उनको ध्यान में रखें या उनको याद करें। क्या चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है वो इसमें हमें साथ में बताते रहेंगे। अंक भार के लिहाज से या ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, तो उसके बेसिस पर यदि हम देखें तो ये जो चैप्टर है ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछा जाता है, जिसमें 1 2 नंबर का और 1 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट होता है। तो छोटे क्वेश्चन जो है वो इसमें से आते हैं, इसलिए उनके बेसिस पर इसको ध्यान में रखेंगे। अब सबसे पहले इसमें हम फूड जो है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे और उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ या फिर कह सकते हैं फूड या कुछ अदर सबस्टांसेस जो है उनका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है वो हम इसे चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बारे में फूड के बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहले जो है वो ध्यान में रखना है बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट। नॉर्मली यदि हम देखें तो फूड जो है वो हम इनटेक करते हैं, लेते हैं, क्यों? न्यूट्रिशन के लिए। हमारे शरीर को कई अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। मेनली यदि देखा जाए तो फूड के जो मेन एसेंशियल कंपोनेंट है या न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फैट भी इसको कह सकते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 जो हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो फूड के होते हैं। इसके अलावा रफेजेज या रेसे जो हैं वो भी फूड में होने जरूरी हैं। किसी डाइट में जो भोजन हम लेते हैं उसको हम डाइट कहेंगे। यदि फूड में ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब वो क्या है? बैलेंस डाइट है। और ये सारे कंपोनेंट वो भी गुड क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी में यदि प्रेजेंट है, ऐसा फूड हम ले रहे हैं तो इसका मतलब हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। तो बैलेंस डाइट का सीधा सा मतलब क्या हो गया? फूड इन विच ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, दीज आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर are present in good quantity, then that this food is called balanced diet। ठीक है, सीधा सा ये हो गया। यानी ऐसा फूड जिसमें ये सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध हों, गुड क्वांटिटी में अवेलेबल हों, तो वो बैलेंस डाइट है। अब बैलेंस डाइट जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि बैलेंस डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होते हैं वो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और उसके कारण से बॉडी में होने वाली जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो सही रूप में चलते रहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी या शरीर जो है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन और मिनरल जो हैं ये भी इसेंशियल कंपोनेंट माने जाते हैं, हालांकि इनकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं उनके रूप में इनको कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनकी अब्सेंस यदि हो जाए तो उस कंडीशन में बॉडी जो है वो इनकी डेफिशिएंसी के कुछ सिम्टम्स जो हैं वो शो करने लगते हैं। इसके अलावा वाटर जो है वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट जो है उसमें शामिल किया जाता है, जो सभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए सोलवेंट की तरह से काम करता है, जिसके कारण से सेल में होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या रिएक्शन वगैरह जो है वो कंप्लीट होती रहती हैं। तो सीधी सी बात यह कहें कि बैलेंस डाइट जो है वो हम कैसे कहेंगे? फूड इन विच ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन गुड क्वांटिटी। केवल ये डेफिनेशन जो है इसको ध्यान में रख लें। अब इसका इंपॉर्टेंस जो है वो क्या होता है बैलेंस डाइट का? तो बैलेंस डाइट सीधा सा है, बैलेंस डाइट हमारे शरीर को बनाए रखती है, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। तो बैलेंस डाइट कीप्स आवर बॉडी फिट
एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और फिट बनाए रखती है। इसके अलावा बैलेंस डाइट यदि हम लेते हैं तो उससे हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहता है, और माइंड फ्रेश रहने के साथ साथ वह स्वस्थ बना रहता है। इसके अलावा बैलेंस डाइट जो है वो हमारी डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी यानी इम्यूनिटी, रोगों से बचाव की क्षमता जो है उसको ये बढ़ाने का काम करती है। अब नॉर्मली जैसे कोविड-19 जो है या कोरोना जो है, ये इसका जो समय चल रहा है, इसमें यह कहा जाता है कि कोरोना पेशेंट यदि हो भी जाए कोई या उससे ग्रसित भी हो जाए तो उसकी डेथ रेट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि जिनका शरीर या जिनके शरीर की इम्यूनिटी, बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो यदि हाई है, अच्छी है, बढ़िया है, तो उस कंडीशन में वो वापस सही हो जाते हैं। यानी रोगों से बचाव शरीर खुद कर सकता है, इसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं। और ये इम्यूनिटी पावर जो है वो बैलेंस डाइट के कारण से ही बढ़ता है। तो इस तरह से बैलेंस डाइट जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करें इससे उलट अनबैलेंस डाइट की। अनबैलेंस डाइट जो है किसे कहेंगे? फूड इन विच ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन गुड क्वांटिटी, तो वह है बैलेंस डाइट। और फूड इन विच ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन गुड क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में नहीं हो, कोई एक कंपोनेंट, एक से ज्यादा कंपोनेंट यदि अब्सेंट रहे या उनकी कमी या डेफिशिएंसी रहे तो वो क्या कहलाती है? अनबैलेंस डाइट। तो ये कह सकते हैं कि शॉर्टेज और अनअवेलेबिलिटी यानी कमी या फिर अनुपस्थिति किसकी? किसी भी न्यूट्रिएंट के यदि डाइट में हो, फूड में हो, तो वो क्या कहलाता है? अनबैलेंस डाइट। तो सीधा सा कह सकते हैं द फूड इन विच द शॉर्टेज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी nutrients, then this food is called unbalanced diet। और अनबैलेंस डाइट जो है वो यदि हमारे शरीर को मिलेगी, बैलेंस डाइट यदि नहीं मिलेगी, हम अनबैलेंस डाइट लेंगे, रेगुलर अनबैलेंस डाइट लेंगे, तो उसके कारण से हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाती है, शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता सही तरीके से या वो कम होता है, और उसके कारण से हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार, डिसऑर्डर जो हैं वो शो होने लगते हैं या शरीर में बीमारियां जो हैं वो होने लगती हैं। अब अनबैलेंस डाइट के कारण से एक विशेष कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं मल न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो जरूर से ध्यान में रखें। व्हाट इज मल न्यूट्रिशन? कुपोषण इसको कहते हैं। न्यूट्रिशन, यदि सारे न्यूट्रिएंट सही रूप में शरीर को मिलते रहे तो वो न्यूट्रिशन है, और सही रूप में नहीं मिले तो वो क्या है? मल न्यूट्रिशन। यानी सही रूप में नहीं मिलने का मतलब है ये इसेंशियल कंपोनेंट जो हमारे शरीर को चाहिए वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, यदि उससे कम हमें मिलता है यानी उसकी शॉर्टेज होती है तो भी वो मल न्यूट्रिशन है, और ज्यादा मिलता है तो भी वो मल न्यूट्रिशन है। जैसे लिपिड, घी, तेल वगैरह एक निश्चित मात्रा में जो है वो शरीर भोजन के अंदर होना जरूरी है, यदि उससे कम हो तो भी मल न्यूट्रिशन है, और ज्यादा हो, ज्यादा वसायुक्त या लिपिड कंटेंट फूड यदि हम लें तो उसके कारण से ओबेसिटी, मोटापा वगैरह या हार्ट डिजीजेज जो है वो होने लगती है, तो उसको भी हम मल न्यूट्रिशन में कंसिडर करेंगे। तो इस बेसिस पर देखिए तो सीधी सी जो है वो डेफिनेशन ये हो गई, शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता यदि लंबे समय तक बनी रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? मल न्यूट्रिशन कहेंगे। लंबे समय तक लगातार कोई व्यक्ति एक ही टाइप का भोजन करता हो जिसमें कोई एक कंपोनेंट जो है वो कम हो या फिर ज्यादा हो, जैसे तली हुई चीजें लगातार ज्यादा खाई जाती हैं तो उसमें लिपिड जो है वो ज्यादा हो जाती है, प्रोटीन वगैरह जो है वो कम मिलते हैं, विटामिन और मिनरल्स उनमें होते नहीं है, तो वो मल न्यूट्रिशन में कंसिडर किया जाएगा। तो लगातार लंबे समय तक यदि फूड में शॉर्टेज या एक्सेस बनी रहे किसी भी न्यूट्रिएंट के, तो उस कंडीशन को हमें मल न्यूट्रिशन कहेंगे। और मल न्यूट्रिशन यदि लंबे समय तक रहे तो उसके कारण से जिस न्यूट्रिएंट की कमी होती है या जिस न्यूट्रिएंट की अधिकता होती है उसके कारण से होने वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है, वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो शरीर के अंदर नहीं हो पाता, उनमें बैलेंस नहीं रह पाता। जैसे प्रोटीन जो है वो शरीर की बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, प्रोटीन मल न्यूट्रिशन होगा तो उसके कारण से बॉडी की जो ग्रोथ है
उसका जो डेवलपमेंट है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसी तरह से विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो भी कुछ विशेष काम करते हैं, इनके कुछ डेफिनेट फंक्शन जो है वो होते हैं। जैसे मिनरल्स में यदि हम देखें कैल्शियम, कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है। मिनरल मल न्यूट्रिशन में यदि कैल्शियम नहीं मिलेगा तो उसके कारण से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ये कंडीशन जो है वो उसे हम मल न्यूट्रिशन कहेंगे। तो मल न्यूट्रिशन की जो यदि कंडीशन होगी तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है उसके कारण से होने वाला कोई भी काम जो है वो फॉल्टी हो जाता है, उसमें फॉल्ट आ जाता है या उसमें डिसऑर्डर जो है वो आ जाता है। और इसके कारण से शरीर को सही रूप का भोजन नहीं मिलता तो उसके कारण से शरीर में कई बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मल न्यूट्रिशन कहेंगे। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मल न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मली यदि देखा जाए तो जो फूड हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तो लगभग मिल ही जाते हैं। दूध वगैरह में भी होता है कार्बोहाइड्रेट, चीनी वगैरह जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, या हम आटा वगैरह जो खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ये फूड का मेन कंपोनेंट होता ही है। लिपिड भी लगभग मिल जाता है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स वगैरह ये जो है वो कई बार कमी होने लगती है। तो इन 4 कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल से आगे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम मल न्यूट्रिशन की जो कंडीशन पढ़ते हैं उसमें पहले हम पढ़ते हैं विटामिन मल न्यूट्रिशन, मिनरल मल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन मल न्यूट्रिशन। तो पहले इसमें हम देखते हैं प्रोटीन मल न्यूट्रिशन के बारे में, यानी प्रोटीन की कमी फूड में लंबे समय तक बनी रहे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन मल न्यूट्रिशन कहेंगे। तो प्रोटीन मल न्यूट्रिशन जो है उसके कारण से क्या होता है इस चीज की स्टडी पहले करेंगे। तो फर्स्ट वन में देखें प्रोटीन मल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन मल न्यूट्रिशन के कारण से हमारे शरीर में 2 विशेष सिम्टम या 2 विशेष डिजीजेज जो हैं वो शो होती हैं। ये 2 विशेष डिजीजेज अकर्स होते हैं। तो 2 मेन डिजीजेज अकर्स in our body by the protein मल न्यूट्रिशन। तो वो 2 विशेष डिजीजेज जो हैं वो क्या है, पहले हमें उनकी बात करते हैं। तो उसमें एक डिजीज जो है वो है क्वाशियोर-कोरे डिजीज, और दूसरी जो डिजीज है वो है मैरास्मस डिजीज। अब क्वाशियोर-कोर और मैरास्मस इन 2 के नाम ध्यान में रखने हैं। कई बार सीधा छोटा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, विच डिजीजेज अकर्स इन आवर बॉडी बाय प्रोटीन मल न्यूट्रिशन। तो उनमें ये नाम आएंगे, एक क्वाशियोर-कोर एंड सेकंड वन जो है वो क्या है, मैरास्मस। अब इनके सिम्टम्स जो हैं वो क्या होंगे क्वाशियोर-कोर के और मैरास्मस के, उसको हमें और देख लेते हैं। तो क्वाशियोर-कोर जो है, क्वाशियोर-कोर डिजीज यदि होती है हमारे शरीर में, बॉडी में, तो उसके कारण से प्रोटीन यदि सही नहीं मिले और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह एक्सेस क्वांटिटी में शरीर को अवेलेबल हो तो उसके कारण से बॉडी जो है उसमें स्वेलोविंग आने लगती है, यानी शरीर जो है वो फूलने लगता है। खास तौर से पेट जो है वो फूला हुआ सा दिखता है, तो शरीर फूलने लगता है। इसके अलावा एपेटाइट भी, इसको एपेटाइट यानी भूख का कम लगना, लेस टेक ऑफ मील। क्वाशियोर-कोर से पीड़ित व्यक्ति जो है वो भोजन कम करता है, खाना जो है वो कम लेता है और शरीर जो है उसका फूला हुआ रहता है। इसके अलावा उसका टेम्परामेंट जो है वो टीजिंग टाइप का हो जाता है, स्वभाव उसका यूं चिड़चिड़ा सा रहता है, हमेशा चिढ़ा हुआ सा रहता है व्यक्ति, तो टीजिंग टाइप का उसका टेम्परामेंट जो है वो होने लगता है। इसके अलावा उसकी जो स्किन है, ये स्किन उसके पहले येलो पीले रंग की हो जाती है, फिर उसके बाद में ब्लैक कलर के हो जाती है और उस स्किन पर कई सारे रसेस या धब्बे जो हैं वो दिखने लगते हैं। तो ये जो है वो कुछ सिम्टम है क्वाशियोर-कोर के। तो सिम्टम ऑफ क्वेलिस, बॉडी में स्वेलोइंग, एपेटाइट या लेस टेक ऑफ मील, टेम्परामेंट बिकम्स टीजिंग, स्किन बिकम येलो एंड आफ्टर विच ब्लैक कलर्स एंड रसेस अकर्स ऑन ए स्किन। रसेस जो हैं वो स्किन के ऊपर बनने लगते हैं।
दूसरा है मेरास्मस। मेरास्मस जो है उसमें प्रोटीन बल न्यूट्रिशन के कारण से ये होता है। तो प्रोटीन जो है उसकी तो कमी या लैक जो है या शॉर्टेज है वो तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ में जो एनर्जी फूड हैं या एनर्जी कंपोनेंट हैं उनकी भी यदि कमी हो जाए तो उस कारण से मेरास्मस होता है। एनर्जी कंपोनेंट यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बराबर मिलते रहें, केवल प्रोटीन की कमी हो तो क्वाशियोरकोर होगा। प्रोटीन के साथ साथ में एनर्जी फूड की भी कमी यदि हो जाए तो उसके कारण से मेरास्मस डिजीज जो है वो शरीर के अंदर हो जाएगी, और इसके कारण से शरीर जो है वो लगभग सूख जाता है या फिर शॉर्टेज शो करने लगता है। शरीर यदि जिस बच्चे को मेरास्मस डिजीज हो जाए, प्रोटीन की कमी रहे, तो उसके कारण से उसका शरीर छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है, और साथ में वो एकदम दुर्बल सा हो जाता है, एकदम कमजोर हो जाता है, उसका शरीर यूं सूखा हुआ सा लगता है। तो बॉडी मेक्स ड्राई एंड शॉर्टर, बॉडी जो है वो छोटी और शॉर्टर हो जाती है या उसमें शॉर्टेज जो है वो शो होने लगती है। इसके अलावा आंखों के अंदर भी एक विशेष लक्षण जो है वो प्रकट होगा, और उनकी आंखें जो है वो कैसे हो जाते हैं, ब्रिटल टाइप के हो जाते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है उभरी हुई सी आंखें, यूं आंखें बाहर निकली हुई सी होती हैं, आंखें जैसे थोड़ी फैल जाती हैं वैसी आंखें दिखाई देती हैं। तो आंखें बाहर निकली हुई सी दिखाई देती हैं और गड्ढे जो है वो आंखों के अंदर पड़ जाते हैं। तो आंखें सूखी ब्रिटल दिखाई देती है और अंदर यूं गड्ढे में दबी हुई सी दिखती हैं। इसके अलावा पेट जो है शरीर सूखने के कारण से या ड्राई होने के कारण से यूं लगता है जैसे पेट अंदर दबा हुआ सा होता है, और पसलियां वगैरह जो हैं उनकी हड्डियां दिखने लगती हैं, उनकी हड्डियां जो है वो शरीर पर त्वचा पर यूं महसूस से होने लगते हैं। यानी सीधा सा कहें शरीर एकदम कमजोर हो जाता है, सूख सा जाता है, और आंखें जो है वो ब्रिटल टाइप की होती हैं और अंदर गड्ढों के अंदर चली जाती हैं। ये कंडीशन जो है वो कहलाती है मेरास्मस। तो ये हमने पढ़ा प्रोटीन मल न्यूट्रिशन जो है इसके बारे में। इसके बाद में दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे विटामिन मल न्यूट्रिशन। विटामिन मल न्यूट्रिशन, हमारे शरीर में विटामिन जो है वो एक माइन्यूट या कह सकते हैं माइक्रो कंपोनेंट है, लेकिन फिर भी शरीर में होने वाली जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए विटामिन का होना जो है वो बहुत जरूरी होगा। तो उसकी कमी यदि शरीर में रहे, कई सारे विटामिन की जरूरत पड़ती है, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई, के, इस तरह के अलग अलग विटामिन होते हैं, लेकिन इसमें हम मेनली कुछ विशेष जो विटामिन हैं उनकी हम बातें करेंगे। तो इनमें विटामिन मल न्यूट्रिशन में मेनली जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है विटामिन, कौन सा विटामिन, उसकी कमी से कौन सा सिम्टम या डिजीज जो है वो अकर होती है और उसके क्या सिम्टम होते हैं, ये हमें विटामिन मल न्यूट्रिशन में स्टडी करते हैं। तो विटामिन मल न्यूट्रिशन में ये जो टेबल आपके सामने बनाई है इसको ध्यान में रखें। इसमें हमने एक कॉलम में लिखा है विटामिन का नाम, दूसरे में है उसकी शॉर्टेज के कारण से शरीर में होने वाले डिजीज, और थर्ड कॉलम जो है उसमें है उस डिजीज के सिम्टम्स। अब पहले विटामिन ए, इस टेबल को पूरा आपको ध्यान में जरूर रखना है। बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन इस टेबल में से लगभग पूछा ही जाता रहता है। दोनों तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले इनको देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए जो है इसकी यदि शॉर्टेज हो फूड में तो उसके कारण से नाइट ब्लाइंडनेस, रतोंधी रोग इसको कहते हैं। ब्लाइंडनेस यानी नहीं दिखना, कब, नाइट के समय। तो इसके कारण से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, खास तौर से नाइट में, और विजन जो है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, विजन जो है वो पुअर हो जाता है। तो पुअर विजन और खास तौर से लॉस ऑफ विजन इन नाइट, रात के समय दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी, विटामिन बी जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर हम केवल 3 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B6 भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, विटामिन B10 भी होता है, लेकिन उनको नहीं देखना है, यहाँ पर हम केवल इतना ही देखेंगे। वो हायर क्लासेस में आप जाओगे तब वो चीज़ पढ़ोगे। यहाँ पर हम देखते हैं विटामिन 3 है, विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहते हैं, ये केमिकल नेम है इनका। तो विटामिन B1 यानी थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 यानी नियासिन।
विटामिन B1 खास तौर से ये ध्यान में रखें, विटामिन B1 की यदि शॉर्टेज हो फूड में तो उसके कारण से बेरी रोग होता है। इसके कारण से शरीर की जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लो हार्ट बीट जो है वो भी लो हो जाती है, शरीर यूं सुस्त सा दिखता है। लिटिल एनर्जी, और शरीर में काम करने की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। इसमें स्किन जो है वो रैप्चर हो जाती है, यानी फट जाती है। कहाँ से? खास तौर से मुंह की जो साइड होती हैं और होठ जो है इनकी त्वचा जो है वो फटी हुई सी दिखती है। तो ये विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी के कारण से होता है, जिसमें मुंह के जो साइड वाले भाग होते हैं, माउथ साइड और लिप्स जो है उनकी स्किन फटने लगती है, रैप्चर होने लगती है। विटामिन B3 यानी नियासिन, इसकी कमी से होता है पेलग्रा रोग। पेलग्रा रोग जो है इसका सिम्टम है वो क्या होगा? पपड़ी। ये हिंदी का वर्ड है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो पपड़ी ऑन टंग एंड स्किन, यानी जीभ और त्वचा जो होती है उसके ऊपर यूं पपड़ियां सी बनने लगती हैं। जैसे कोई फोड़ा फुंसी होने के बाद में या घाव होने के बाद में सूखता है तो एक पपड़ी सी जम जाती है, उस तरह की पपड़ियां सी जो है वो शरीर के ऊपर बनने लगती हैं। विटामिन C जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन C की कमी के कारण से या डेफिशिएंसी के कारण से डिजीज जो शरीर में होती है वो होती है स्कर्वी। और स्कर्वी जो है इसमें विटामिन C जो है वो ज्यादातर खट्टे फलों में, नींबू संतरा वगैरह इनमें मिलता है। इसकी कमी यदि रहे तो उसके कारण से ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स का सिम्टम जो है वो शो होता है, यानी मसूड़े जो हैं, दांतों के बीच में मसूड़े जो हैं वो फटने लगते हैं और उससे खून सा निकलने लगता है, खास तौर से टूथब्रश वगैरह जब हम करते हैं उस कंडीशन में। और रसेज ऑन स्किन, स्किन जो होती है, त्वचा जो होती है उसके ऊपर रसेज, खास तौर से गुलाबी, पिंक कलर के या रेड कलर के धब्बे से जो है चकते हैं वो जगह जगह बनने लगते हैं। तो रसेज ऑन स्किन एंड बेंडिंग फ्रॉम गम्स, ये इसके सिम्टम हो गए। और विटामिन D कैल्सीफेरोल, इसे कैल्सीफेरोल कहते हैं। ये कैल्शियम के साथ मिलकर बोन्स, हड्डियां जो होती हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है या उनको स्ट्रांग बनाता है। इसकी कमी के कारण से रोग होता है रिकेट्स। और सीधा सा है, ये बोन को क्या करता है? स्ट्रांग बनाता है, खास तौर से पैरों की हड्डियों को, क्योंकि पैरों की जो हड्डियां हैं वो हमारी पूरी बॉडी का वेट, वजन जो है उसको संभाले रखती हैं। लेकिन यदि इसकी कमी हो तो हड्डियां जो है उनमें मजबूती नहीं रहेगी, और मजबूती नहीं रहने के कारण से खास तौर से पैरों की हड्डियां जो है उनके ऊपर जो वजन रहता है उसके कारण से वो मुड़ने लगती हैं, और मुड़ने के कारण से घुटने जो है वो यूं पास में आ जाते हैं, थोड़े यूं मुड़े हुए से दिखते हैं। इसको रिकेट्स कहते हैं। अब इनमें ये तीनों चीजें वैसे ध्यान में रखने, पूरी टेबल ही ध्यान में रखने। खास तौर से ये क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन यूं पूछे जाते हैं, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, या नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है वो विटामिन A की कमी के कारण होता है। इस तरह से इनको जो है वो ध्यान में रखोगे। तो ये विटामिन मल न्यूट्रिशन जो है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद में मिनरल मल न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में हम देखेंगे, यानी मिनरल्स जो है उनकी कमी के कारण से या मल न्यूट्रिशन के कारण से शरीर में क्या प्रभाव पड़ते हैं। उनकी भी एक टेबल जो है वो बुक में दे रखी है, लेकिन सबको ध्यान में नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको नोट्स में बताए हुए, उन्हीं के अनुसार ध्यान में रखोगे उनको। न्यूट्रिशन, मिनरल्स, तो इनकी हमें बात करते हैं यहाँ पर, मिनरल वाले न्यूट्रिशन की। तो मिनरल मल न्यूट्रिशन जो है उसमें, या मल न्यूट्रिशन ऑफ ए मिनरल्स, इनमें 5-6 मिनरल्स जो हैं वो अपने सिलेबस में दिए हैं, लेकिन इन 3 को आप विशेष तौर से ध्यान में रखोगे, कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन। कैल्शियम प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन्स, फंक्शन जो है इनके या इंपोर्टेंस जो है इनका बॉडी में वो है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है बॉडी को विटामिन D के साथ में मिलकर। विटामिन D में भी हमने पढ़ा था, वो भी मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग, बोन से स्ट्रॉन्ग, ये भी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है या उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। जब कैल्शियम की कमी रहे तो उसके कारण से ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाती है, अस्थिर छिद्रता इसको कहते हैं। हड्डियों के बीच में से कैल्शियम वगैरह निकलने के कारण से उनके बीच में छोटे छोटे पोर से, छेद से बन जाते हैं,
और वो यूं गली हुई सी दिखती है, जिसके कारण से एकदम कमजोर और फ्रेजाइल हो जाती है, हल्की चोट लगने पर हड्डी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन्स कैल्शियम, ये इसका विशेष फंक्शन है। एक चीज इसमें और ध्यान में रख लोगे, फॉस्फोरस का भी दिया है। कैल्शियम और फॉस्फोरस, वैसे हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट के जो मिनरल होते हैं वो जमा होते हैं, तो कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस जो है वो भी क्या करता है, हड्डियों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। लेकिन मेनली कैल्शियम का ध्यान में रख लें, कैल्शियम जो मेनली दूध के अंदर पाया जाता है, दूध से हड्डियां मजबूत बढ़ती हैं क्योंकि उनमें कैल्शियम होता है। दूसरी बात करें आयरन की, लोह तत्व है, आयरन जो है वो भी एक एसेंशियल मिनरल जो है वो माना जाता है शरीर के लिए। ये कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये, जो मिलता है ब्लड में मिलने वाली आरबीसी में, रेड ब्लड सेल जो है उनमें, उनका या कह सकते हैं ब्लड का जो कलर होता है रेड, वो हीमोग्लोबिन के कारण से ही होता है। और ये हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। इसकी कमी के कारण से एनीमिया डिजीज हो जाती है, रक्त अल्पता इसको कहते हैं, खून की कमी हो जाती है, सीधा सा ये कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन का कम होना मतलब खून का कमी हो जाना, तो इसके कारण से एनीमिया डिजीज हो जाती है, क्योंकि ये सिंथेसिस करता है या ये मेन कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन का। और तीसरा है, थर्ड वन जो है वो है आयोडीन। आयोडीन जो है वो एक कंपोनेंट होता है थायरोक्सिन हार्मोन का। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे गले में एक ग्रंथि होती है, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। आयोडीन की कमी होने पर थायरोक्सिन जो है वो कम बनने लगता है और उसके कारण से गला जो है वो फूल जाता है। इसे गोइटर डिजीज कहते हैं, गलगंड रोग जो है वो या घेंगा रोग जो है वो इसे कहा जाता है। तो इसके कारण से गलगंड रोग हो जाएगा। तो ये तीन कंपोनेंट कैल्शियम, आयरन और आयोडीन, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है उसको भी ध्यान में रखें, ये भी प्रोवाइड करवाता है स्ट्रेंथ बोन्स को। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम जो है वो और आते हैं। सोडियम पोटेशियम जो है वो भी हमारे मसल्स जो होते हैं उनके कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह में, मसल्स और नर्व जो है उनमें एक जगह से दूसरी जगह पर है जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इंपल्सेस का, उसके लिए इनकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारे शरीर में ऑस्मोटिक रेगुलेशन प्रोवाइड करवाने का काम भी ये करते हैं। लेकिन एक बार इनकी रीडिंग ही लगा लें, मेन जो है इन तीन को ध्यान में रख लें। तो फूड के मेन जो कंपोनेंट थे, जो 6 कंपोनेंट, उनमें 5 कंपोनेंट जो है उनकी स्टडी हमने की। अगला जो कंपोनेंट है वो है H2O या कह सकते हैं वाटर। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये कल की क्लास में हम करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।